चलिए आज हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे और तुगलक वंश का जो शासन काल जो रहेगा कब से कब तक रहेगा, ये याद रखने वाली बात है। आप इसे याद रखोगे, ठीक है। 1320 से लेकर कब तक 1414 तक, ठीक है। कितने वर्ष हो गए? 94 वर्ष हो गए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक इसी वंश का शासन रहा था, ठीक है। तो चलिए तुगलक वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे तो किस वंश के बाद आता है तुगलक। तो आपको ध्यान में रखना है खिलजी। खिलजी वंश का जो आखिरी शासक होता है जिसका नाम क्या था, कल पढ़ा था, नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इस वंश के फाउंडर से अगर पूछेगा से इस वंश के संस्थापक का नाम बताइए, क्या नाम बताएंगे? तो गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के जो आखिरी शासक जो था जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो, उसकी हत्या करता है और दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, एक नए वंश की स्थापना की। इस वंश को तुगलक वंश के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका फाउंडर जो था गयासुद्दीन तुगलक था। स्थापना कब हुई तो ध्यान में रखेंगे 1320 में हुई और 1414 तक ये वंश चलती रही, ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना, उसके प्रमुख सुल्तान, उसके कार्य और अंततः 94 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद तुगलक वंश के पतन के कारणों का हम लोग देखेंगे। ध्यातव्य हो कि दिल्ली सल्तनत का इस काल में चरम विस्तार और विघटन दोनों हुआ। मतलब देखोगे तो तुगलक के समय में सबसे ज्यादा विस्तार होता है, ठीक है। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक किस किस सल्तनत के काल में हुआ, तो दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे तो तुगलक के काल में सर्वाधिक अधिक विस्तार भी होता है, लेकिन एक समय के बाद पतन भी आना शुरू होता है, ठीक है। सबसे देखोगे तो सबसे पहला जो शासक जो होता है गयासुद्दीन तुगलक शाह। शासनकाल कब से कब तक रहेगा तो 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक था। कराना तुर्की के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता कराना तुर्क था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने इलवरी तुर्क के बारे में पढ़ा, इसको आपको ध्यान में रखना। कराना तुर्क से संबंध जो था गयासुद्दीन तुगलक का था। उत्कर्ष कैसे होता है, कैसे गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन पाता है, उसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे। तो गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी, ठीक है, और पिता बलवंत तुर्की का दास था। ध्यान में रखना, इसकी माँ जो थी हिंदू थी, ठीक है, और पिता जो था बलबन का तुर्की दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता एवं कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों के अध्यक्ष तथा दीपालपुर जो कि पंजाब में पड़ता है वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। मतलब ये मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही इसका उत्कर्ष होता है और उसी वंश का जो आखिरी शासक जो था खुसरो शाह, उसकी हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखता। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंगोलों को पराजित किया था, इसीलिए इसका निकनेम की बात करेंगे तब मलिक उल गाजी भी था। गद्दी पर कब बैठा तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठा। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे तो मुगल का जब भारत पे जब आक्रमण होगा तो वहां पे बाबर भी गाजी का उपाधि धारण करता है, ठीक है। मतलब काफिरों का घातक, काफिर कौन है, मतलब जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, मतलब उससे आप संबंधित आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। जब एक गद्दी पे बैठा था इसके सामने बहुत अधिक आप देखोगे तो समस्याएं थी। अब समस्याएं क्या थी, क्योंकि इससे पहले कौन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब इसके बनने से पहले सबसे प्रमुख शासक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बहुत सारे उलेमाओं वगैरह का नाराज कर दिया था क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथी व्यक्ति को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करता था। तो ये जब गद्दी पे बैठेगा तो जो उलेमा जो थे, जो धार्मिक लोग जो थे, उन सबको संतुष्ट करेगा, ठीक है। संतुष्ट क्या करेगा, जो उनके जो मिल्कियत भूमि जो थी, जो उनको दान में जो पहले दिया गया था, वो सब अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था। वो सबको फिर से दे देगा ताकि कोई भी उसके विरोध ना करे, ठीक है। इसलिए उसने पूरे खजाना को ही खाली कर देता है। शासनकाल के प्रारंभिक समय में गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष कई चुनौतियां थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। बंगाल और सिंध पर नाम मात्र का शासन रह गया था। गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। पूर्व खिलजी शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राज्य कोष खाली कर दिया गया था, जिससे राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। ये भी उलेमा और मतलब जो उलेमाओं को और अमीरों को ये भी पूरी तरीके से संतुष्ट रखने का प्रयास करता है ताकि वो इसके खिलाफ न जाए, ठीक है।
गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सामंतों ने अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई तथा उलेमाओं के इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा। ठीक है, जैसे किसे आप समर्थन किससे मांग रहा है? उलेमाओं का मांग रहा है। उलेमा कौन है? धार्मिक धार्मिक लोग, ठीक है, जो कि धर्म से जुड़े हुए, धर्म के ठेकेदार आप कह सकते हो। ठीक है, उनसे समर्थन मांगा, जिन्होंने गयासुद्दीन के शासक बनने का समर्थन किया। इस तरह गयासुद्दीन की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिल गई और उसकी सत्ता मजबूत हुई, लेकिन इसने सामंतों और उलेमाओं को शक्ति में वृद्धि हुई तथा निरंकुश राजतंत्र की परंपरा जो थी दुर्बल हो गई। मतलब राजा की शक्ति मतलब क्या हो गया? कम हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय उलेमा हो गया या फिर सामंतों की सत्ता में भागीदारी नहीं थी, इसलिए राजा शक्तिशाली था और राजतंत्र कैसी थी? निरंकुश थी। सारा शक्ति किसमें थी? राजा में थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें क्या होगा, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे राजा निरंकुश नहीं रहेगा, क्योंकि राजा की शक्ति किसमें बटेगी? राजा की शक्ति अब किसमें बटेगी? तो ध्यान रखें, सामंतों में और अमीरों में। गयासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपाय किए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। ये ध्यान में रखना, तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ठीक है, वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। तो वास्तुकला का जो तुगलक शैली जो है उसका निर्माण की बात करेंगे तो ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो था, जिसका नाम था तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद में ही मकबरा था, वहीं से मतलब शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसको आपको ये तुगलकाबाद नगर जो है दिल्ली में ही था, ऐसा नहीं कि कोई नया शहर बसा दिया। दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली को 7 बार बसाया गया है। ठीक है, दिल्ली जो आप देखोगे उसको 7 बार बसाया गया है विभिन्न विभिन्न जगहों पे, उसी में से एक तुगलकाबाद भी था। अब गयासुद्दीन तुगलक का हम लोग मुख्यतः अब सैन्य अभियान देखेंगे। ठीक है, तो 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खान को तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। जौना खान अपने प्रथम वारलंग अभियान में असफल रहा। वही जो तेलंगाना का जो शासक जो था वारलंग का, काकतीय वंश का, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उसके बाद उसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। उसके बाद तुगलक जब आता है तो फिर से मतलब दक्षिण भारत के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, और पहला जो कार्रवाई जो होता है जौना खान के नेतृत्व में होता है और प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ होता है, लेकिन असफल हो गया। 1322-23 में जौना खान ने वारलंग पर पुनः अभियान किया, इसमें वो सफल रहा। वारलंग को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तेलंगाना वारलंग पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। साथ ही इसे कई प्रशासनिक भागों में भी मतलब क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1324 में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीत कर मतलब क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, बंगाल विजय से लौटते वक्त उसने उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मिथिला के, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिहार के संदर्भ में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह देव को पराजित किया। ठीक है, ये हरि सिंह देव जो थे बिहार में कर्नाट वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, कर्नाट वंश जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी नेपाल में, दरभंगा के क्षेत्र में राज्य करती थी। हरि सिंह देव को पराजित कर तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वो प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य का विस्तार उत्तर बिहार तक विस्तृत हो गया। ये ध्यान में रखना, हरि सिंह देव इंपोर्टेंट शासक है, कर्नाट वंश से संबंधित है। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे। जौना खान का दूसरा अभियान 1324 में जाजनगर पर किया, जो कि उड़ीसा में पड़ता था। वहां का शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हुआ और जौना खान को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। तो ये तुगलक का जहां जहां पे भी आक्रमण हो रहा है वहां का जो लोकल जो शासक जो थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जौना खान का जब बिहार पे जब आक्रमण हुआ उस समय हरि सिंह देव शासक थे जो कि कर्नाट वंश से थे। जौना खान का जब गुजरात पे आक्रमण, सॉरी, उड़ीसा पे जब आक्रमण हुआ तो वहां के शासक भानुदेव थे। जौना खान ने जब यहाँ पे तेलंगाना पे जब आक्रमण किया तो वहां के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे सुधार कार्य भी किए थे, क्योंकि जब ये गद्दी संभालता है तो राज्य की स्थिति जो थी बहुत ही दुर्बल थी, वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने लगान व्यवस्था को मजबूत किया। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को कम किया। उसने मध्यस्थ भूमिपतियों, जिसमें खूत मुकद्दम चौधरी, ये सब के सब हिंदू हुआ करते हैं, थे, उनके अधिकार को पुनः वापस कर दिया। लगान की दर में परिवर्तन किया। मतलब ये खूत मुकद्दम और चौधरी के जो अधिकार जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वापस ले लिए गए थे सबको वापस कर दिया गया।
रैयतों को पहले की तरह पैदावार में 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाना लगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितना चला गया था, 1/2 चला गया था, 50% के आसपास हो गया था। अब 20% से लेके 33-34% तक ही लगान वसूले जाते थे। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि एक वर्ष में इक्ता इक्ता का मतलब होता प्रांत होता है, सूबा होता है, में राजस्व में 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। एक अच्छी चीज ये थी, मतलब 10% से ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना, एक वर्ष में, ठीक है। तथा अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ कर दिया जाएगा, मतलब अकाल अगर आ जाता है किसी वजह से, जो राजस्व का जो कर जो होगा, भूमि का जो कर जो होगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। ऐसा आदेश जो थे इसने दिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के मध्यस्थ वर्ग कौन होते थे, भूमिपति होते थे, जिनको सामंत कह लिए। किसके बीच में मध्यस्थ करते थे, तो सुल्तान और मतलब किसानों के बीच में मध्यस्थ करते थे। को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के कर वसूलने पर रोक दिया, तथा अमीरों तथा इक्तदारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारों की कुरीतियों पर पूर्णतः रोक लगा दी। उनके द्वारा लगान वसूली से प्राप्त लाभ का वितरण नियमित रूप से किया जाने लगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भूमिपति वर्ग जो थे, मध्यस्थ वर्ग जो थे, उनको केवल एक ही प्रकार के टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, वो लगान था। लगान क्या था, तो भूमि पर लगने वाला कर को लगान बोलते थे। कर सुधारों के अंतर्गत इक्तदारों द्वारा फवाजिल या अतिरिक्त कर केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय, मैंने बोला था ना, जो इक्तदार जो होते थे, ध्यान में रखेंगे, वो क्या करते थे, कर वसूलते थे, उसके ऊपर अपने सेना के ऊपर खर्च करते थे, अपने ऊपर भी खर्च करते थे। जो एक्स्ट्रा पैसा जो होता था उनको राजकोष जो होता था, केंद्रीय कोष जो होता, उसमें जमा करना होता था। जो सरप्लस जो होता था उसको फवाजिल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में जो शब्द वगैरह जो पूछे जाते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फवाजिल क्या होता था, तो कर सुधार, मतलब कर जो वसूलता था ना इक्तादार, जो अतिरिक्त कर जो होता था उसको केंद्रीय कोष में जमा करना होता था, उसको फवाजिल बोलते थे। ये फवाजिल हमेशा सुल्तान के कोष में नहीं जमा किया जाता था, अगर कमजोर सुल्तान अगर मिल गया तो फिर ये लोग नहीं जमा करते थे, ठीक है, खुद रख लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्य कुशलता को बनाए रखा, क्योंकि उसने दाग, घोड़ों पर मुहर एवं हुलिया, सैनिकों का चेहरा का पत्ती को व्यवस्थित ढंग से लागू किया। मतलब इसकी शुरुआत तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन इसने भी इसको कंटिन्यूटी रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, पुलों एवं नई सड़कों का निर्माण करवाया। वह प्रशासन में नैतिक नियमों का समर्थक था। शराब उत्पादन एवं उसकी बिक्री पर उसने पुनः प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब इसने अपने स्टेट को ड्राई स्टेट बना दिया था, नहीं तो शराब उत्पादन किया जा सकता था, और नहीं मतलब क्या होता था, उसका बिक्री किया जा सकता, ठीक है। इसके लिए इसने नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन के लिए एक अधिकारी भी बनाए थे, जिनको बोलते थे मुहत्सिब, ठीक है। क्या बोलते थे इनको, मुहत्सिब। मुहत्सिब क्या होता था, नैतिक शिष्टाचार का देखता था, ध्यान में रखता था सब लोग जो है सो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इनको ध्यान में रखता था, ये शिष्टाचार अधिकारी था, ठीक है। इसके लिए मुहसिब को नियुक्त किया गया था। मतलब देख रहा था शराब बंद है तो कोई व्यक्ति शराब तो नहीं पी रहा, ऐसे कंडीशन में अगर वो कोई व्यक्ति पकड़ा जाता था उनको सजा वगैरह का भी प्रावधान था। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी, और शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी घुड़सवार नियुक्त किए गए थे, ठीक है। मतलब डाक व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी थी। और 3/4 मील पर बात करेंगे तो मतलब उसने क्या किया था, डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी होते थे, या फिर वहां पे घुड़सवार नियुक्त किए गए थे, ताकि डाक को बहुत ही तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पास किया जाए। और डाक विभाग का जो मुखिया जो था, बरीद मुमालिक के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। हिंदुओं के प्रति नीति की बात करेंगे, ध्यान में रखना, तो कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, नीति हिंदुओं के प्रति कठोर थी। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाए, नहीं इतने निधन हो जाए कि कृषि छोड़कर भाग जाए। मतलब न तो बहुत अधिक निर्धन बने, और नहीं तो मतलब बहुत अधिक धनवान बने। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी का नीतियों का अनुसरण किया, मतलब बैलेंस नीति था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है, तो ध्यान में रखना, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, 1325 में बारलंग अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए, बारलंग ने बंगाल, सॉरी वो तो मैं देख रहा हूँ गलत तो नहीं किया, ठीक है, बंगाल। जब बंगाल अभियान से जब वापस आ रहा था 1300, इसने सारा अभियान के लिए जौना खान को चुना था। जौना खान एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान कहते हैं, लेकिन ये बंगाल अभियान के लिए खुद ही गया था, ठीक है।
और जब वहां से जब वापस आ रहा था तो दिल्ली के समीप, दिल्ली में सीमा में प्रवेश ही नहीं किया था, तो वहां पे उसका जो पुत्र जो था जौना खान, उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ा एक लकड़ी का महल का निर्माण किया था, ठीक है। उसी स्वागत अभियान के दौरान ही क्या होता है, लकड़ी का महल क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और उसी में दबने की वजह से मतलब गयासुद्दीन तुगलक का मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के साथ इनके मतभेद थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, औलिया की बात करेंगे, इसके साथ मतभेद थे, ठीक है। औलिया के साथ मतभेद के कुछ कारण बहुत सारे इतिहासकार बताते, लेकिन रियल कारण क्या था, औलिया ने कुछ मकबरा वगैरह बना रहा था, तो इसने मकबरा बनाने से रोक दिया था, ठीक है। उसके बाद औलिया इनसे काफी नाराज हुआ, दोनों के बीच में मतभेद चलते थे। और जब ये बंगाल से जब वापस जब आ रहा था, तो इसने अपने गुप्तचर से संदेश भेजवाया निजामुद्दीन औलिया को, से मेरे दिल्ली में कदम रखने से पहले तुम दिल्ली छोड़कर निकल जाओ, ठीक है। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूर दिल्ली दूरस्थ अस्ति, ठीक है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, पहले तुम वापस तो आ जाओ। और कहते हैं इसको सांप लगा औलिया का, क्योंकि वो संत था और दिल्ली के सीमा में कदम भी नहीं रख पाता है। दिल्ली बंगाल, दिल्ली बॉर्डर पे ही मतलब क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जौना खान के द्वारा जो मंडप जो बनाया गया था, जिसकी वजह से स्वागत वगैरह हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन क्या होता है उसी में एक हाथी जो था वो बिदक जाता है, ठीक है। और हाथी जो था घर पे धक्का मारता है, पूरा महल ही मतलब क्या होता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक भी मारा जाता है, राजकुमार महमूद खान भी मारा जाता है, और कुछ व्यक्ति और भी मारा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं इसकी हत्या करवाई गई थी। और हत्या कराने में योगदान किसका था, तो इसमें जौना खान का नाम आता है, ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को कैलासा, क्योंकि अगला राजा वही बनता है। और दूसरा बोलता है सर निजामुद्दीन औलिया भी इसमें मिला हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके संदर्भ में इतिहास इतिहासकारों के बीच में क्या है, मतभेद है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग ये नहीं लिखोगे से मतलब जौना खान ने या फिर क्या नाम है इसका, निजामुद्दीन औलिया ने इसकी हत्या करवाई, ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस ये लोगों का बनी बनाई हुई बात है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन रियल कारण यही था से भाई साहब लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु हुई। सुल्तान की इस मृत्यु इसमें की एक मिथक प्रचलित है कि जौना खान ने सत्ता अधिकार के लिए स्वयं इस षड्यंत्र को रचा था, ध्यान में रखना। एक अन्य मथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के अच्छे संबंध नहीं थे। बंगाल विजय से वापस लौटते समय संभवतः सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि सुल्तान के आने से पूर्व क्या करे, सल्तनत छोड़ के कहीं और चली जाए, लेकिन औलिया ने क्या जवाब दिया, हुनूज दिल्ली दुरस्त अस्ति, मतलब जैसे दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ध्यान में रखना, वास्तव में सुल्तान का दिल्ली में प्रवेश के पूर्व ही मतलब क्या हो गया, उसका देहांत हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी संत थे उस समय, सूफी संत थे, जिनका मतलब सुल्तान से बिल्कुल भी नहीं बनता था। और कुछ ऐसे भी चमचे जो थे, जो कि हमेशा महल में ही और सुल्तान के साथ ही चिपके रहते थे, जस्ट लाइक अमीर खुसरो टाइप। तो एक औलिया भी था, एक अमीर खुसरो भी था, ठीक है। एक ऐसे भी संत थे जिसको फतेहपुर सीकरी से अकबर ने बुलाया मिलने के लिए, तो अकबर से मिलने के लिए जल्दी तो आ नहीं रहा था, लेकिन जब वो आ गया तो रास्ते में पूछा से कहाँ से आ रहे हो, कुछ लोगों ने पूछा से कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि मैं सीकरी गया था, ठीक है। लेकिन उसको सीकरी जाने की प्रशंसा नहीं थी, उसको तकलीफ इस बात का था से राजा के मिलने के दौरान, सीकरी जाने के दौरान उसकी चप्पल टूट गई थी, ठीक है। तो सबको बताते चल रहा था तो सिकरी मुझे बेवजह मतलब बुला लिया, मुझे सिकरी से क्या काम, एक संत को सिकरी से क्या काम, आते जाते मैं परेशान हो गया, रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई। तो बहुत ऐसे भी संत थे जिनका बिल्कुल भी नहीं बनता था। एक औलिया के संदर्भ में या फिर किसी के संदर्भ में कहा जाता था, से मेरे घर के दो दरवाजे, अगर सुल्तान अगर इस दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा, भूल रहा हूं मैं एक्चुअली किसको बोला था, आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला था, और शायद औलिया ही था, याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के भी संत आपको, सूफी संत आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं गयासुद्दीन तुगलक का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो गयासुद्दीन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न कार्य किए जिसका उद्देश्य जनता के सुख समृद्धि को बढ़ाना। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति जो थी कठोर थी, ठीक है। आगे आप देखोगे तो एमबीटी का नीति मिला जुला के ठीक था, लेकिन एफएसटी फिरोज शाह तुगलक का नीति भी हिंदुओं के प्रति बहुत अधिक खराब था। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी अनेक कठोर नीतियों का अनुसरण किया जो तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ बलबन के समान थे।
गयासुद्दीन की बात करेंगे तो गयासुद्दीन ने राजस्व के उस शक्ति और मर्यादा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो खिलजी शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब आते हैं इस वंश का लगभग लंबे समय तक शासन करने वाला एक प्रमुख शासक मुहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ इसमें आपको समझने को मिलेगा, इनके लाइफ से बहुत अधिक सीख सकते हो और बहुत कुछ ऐसे भी सीखोगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। कहा जाता है सल्तनत काल में सबसे पढ़े लिखे सबसे महान शासकों में मुहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। गयास बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके 1325 में सुल्तान बना। ऐसे माना जाता है कि अपने पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। 40 दिन के बाद उसने अपने राज्याभिषेक को दिल्ली में प्रस्थान किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख फिरोजशाही इंपोर्टेंट पुस्तक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बर्नी के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक का नाम है तरीके फिरोजशाही। और मोरक्को यात्री इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, रहला। ठीक है। ये मोरक्को का यात्री यात्री था, अफ्रीकन यात्री था, इसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता के पुस्तक जो लिखी थी रहला, उनसे भी आपको जानकारी आपको मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। और जियाउद्दीन बर्नी के जो लिखा हुआ जो पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, वहां से भी आपको जानकारी आपको मिलता। अब आते हैं प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो बचपन का नाम था इसका जौना खान। गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। पालन पोषण की बात करेंगे, सैनिक की तरह हुआ। अब मंगोल अभियान, सॉरी, दक्षिण भारत में अभियान हो गया, फिर मंगोलों से लड़ने में भी इसने भूमिका निभाई थी। खुसरो शाह उसे शाही घोड़ा का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया, परंतु जौना खान अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू कर दिया और उसने खुसरो शाह को अपदस्थ करने में पिता की सहायता की थी। तो खुसरो शाह के समय ये भी था, क्या था, तो शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन खुसरो शाह के हटाने में गयासुद्दीन तुगलक का मदद इसने भी किया था। 1320 में खुसरो शाह को हटा के जब गयासुद्दीन तुगलक जब सम्राट बना तो उसके बाद राजकुमार जौना खान की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई और उसे उल्लू खान की उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसे भी उल्लू खान की उपाधि मिली थी, प्रमुख उपाधि थी जो कि बलबन को दिया था नसरुद्दीन महमूद ने सबसे पहले, उसके बाद ये ट्रांसफर होते रहा। जौना खान 1321 और 22-23 में बारलंग में दो अभियानों का नेतृत्व किया। पहला वाला अभियान तो असफल हो गया, सफलता नहीं मिली, लेकिन 22-23 में उसे सफलता मिली थी। और उसके बाद बारलंग में जो देखोगे प्रताप रुद्रदेव का जो शासन जो था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। आप देखेंगे इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब 23 राज्य थे, जिसमें जिसमें आधुनिक कश्मीर कश्मीर में आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान जो था दिल्ली सल्तनत में था, मतलब इतना बड़ा हो चुका था। अब आते हैं इब्न बतूता के बारे में, आज लेते, बेचारा बहुत ही किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति था, कैसे कैसे भटकते भटकते दिल्ली पहुंच गया। 1333 में दिल्ली पहुंचा, मोरक्को का रहने वाला था। सुल्तान इसके विद्वता से काफी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद मतलब क्या होता है, इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सुल्तान सन की किस्म का व्यक्ति था, एक बार गलती इसने कुछ कर दी, ये मतलब इसने गलती नहीं की, कि दिल्ली के किसी दूसरे व्यक्ति ने गलती की तो उसको फांसी का सजा दिया गया। ठीक है। और उनसे संबंध जो था इब्न बतूता का था, तो इसको भी फांसी की सजा सुना दिया गया। ये बेचारा घबराए घबराए सुल्तान के पास पहुंचा, लेकिन हाँ, फांसी की सजा इसको होती नहीं है, लेकिन उसको लग गया से सुल्तान कभी भी मुझे मेरी हत्या करवा सकता है। ठीक है। इसलिए 1342 में जब इसको चीन भेजा गया तो फिर वो वापस नहीं आया, चीन गया, क्योंकि इसको दिल्ली से भागने की कोशिश इसने बहुत बार की थी, लेकिन ये भाग नहीं पाता था। जब 1342 में जब इसे चीन में जब राजदूत बनाकर जब भेजा गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। ठीक है। ये रेहला दिल्ली में रहते हुए नहीं लिखता, ये जब मोरक्को जब वापस जाता है, काफी वर्षों के बाद जब मोरक्को वापस जाता है तो वहां पे जाके वो रेहला लिखता है। जब वो गांव में जाता है तो इसको कोई पहचान भी नहीं रहा था, तो फिर इसने बचपन की बहुत सारी कहानी सुनाई, तो गांव वालों ने इसे पहचाना, फिर घर वालों ने इसे पहचाना, तब जाके वहां पे अफ्रीका में ही जाके रेहला लिखता है, जिसमें इसने पूरी यात्रा वृतांत इसने लिखी है। बहुत सारे देशों का इसने जिक्र किया है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को विस्तार से इसने लिखा है। ठीक है। तो 1342 में कहा जाता है, चीन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रेहला में उल्लेखित किया है। अब आते हैं, ध्यान में रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने 3-4 गलतियां अपनी की। आप इसको गलती आप मानते हो या फिर इसकी दूरदर्शिता देखते हो, दोनों चीज आपको दिखेगी। या तो ये बहुत ही दूरदर्शी शासक था, काफी आगे का सोच लेता था,
या फिर आप इसको मूर्ख कह सकते हो, या फिर कह सकते हो भाग्य ने इसका कभी साथ नहीं दिया। इसने पहली गलती की, दोआब में कर वृद्धि की। दोआब क्या होता है, जैसे मान लो एक नदी यहाँ पे है, ये नदी एक हुआ, ठीक है, एक नदी ये हुआ, ये नदी ए हो गया, ये नदी बी हो गया, ठीक है, इधर से ये नदी बह रही, इधर से बह रही, इधर से बह रही, ठीक है, बीच में खाली भूमि है, ठीक है। ये भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा फसल होता है, मतलब यहाँ पे कभी भी सूखा पड़ ही नहीं सकता है। तो इसने मतलब क्या किया, दोआब में मतलब कर वृद्धि कर दिया। दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया, कर वृद्धि किया 1325 में। सिंहासन पर बैठने के कुछ समय पश्चात सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 10 गुना कर वृद्धि की, जबकि बदायूं ने 10 से 20 गुना की वृद्धि की बात की है। लेकिन गलती से क्या होता है ना, जिस साल इसने कर वृद्धि की उसी साल यहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया। मतलब यहाँ पे सूखा आ ही नहीं सकता, दो नदी के बीच में सूखा आने की बहुत कम संभावना होती है। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए, उसी साल वहां पे सूखा पड़ा। और जब सूखा जब पड़ा तो दोआब की जो प्रजा जो थी इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। मतलब नियमतः क्या होना चाहिए, सूखा होने के बाद टैक्स माफ होना चाहिए, लेकिन इसने टैक्स लगा दी, तो उसके बाद वहां की प्रजा ने मतलब क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, अब यहाँ पे टैक्स बढ़ाने का रीजन क्या था, क्योंकि बर्नी लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी की बात करेंगे तारीख फिरोज शाही में लिखता है, सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसके पूर्ति के लिए कर में वृद्धि की गई। ब्राउन क्या लिखता है, द्वाप साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ्य एवं समृद्धिशाली भाग था, तब इस भाग को साधारण दर से अधिक वसूल किया जा सकता था। मान लो कि इसे दो हिस्से, जैसे मान लो कि इसे दो राज्य है, एक अपना बिहार हो गया, एक अपना महाराष्ट्र ले लो, ठीक है। तो मान लो बिहार में किसी चीज पे कर 10% है, और महाराष्ट्र में अगर उसी कर को अगर 15% अगर कर दिया जाए तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि एक राज्य क्या है, गरीब है, दूसरे राज्य क्या है, समृद्ध है। तो ब्राउन के हिसाब से कहना था से देखो, ये जो हिस्सा जो था, दोआब वाला हिस्सा जो था, पूरे साम्राज्य का सबसे अधिक धारण एवं समृद्धशाली हिस्सा था। इसीलिए मतलब यहाँ पे कर वृद्धि करना कोई गलत बात नहीं थी, ठीक है। अब बर्नी लिखता है से देखो, कर वृद्धि करने का रीजन ये था क्योंकि सुल्तान का खजाना खाली हो चुका था। बदायूं और सरह के अनुसार दोआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने और उसमें नियंत्रण करने के लिए कर लगाया गया था। मतलब कई कारण दिए गए, लेकिन रीजन यही था भाई साहब, योजना जो था असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, क्योंकि जिस समय कर वृद्धि की गई उसी दौरान अकाल पड़ने के कारण जनता में कर अदा करने की क्षमता नहीं रही। दोआब के लोग बढ़ी हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। कर वसूली इतनी कठोरता से की गई कि जनता आक्रोशित हो गई और सुल्तान के प्रति भयंकर मतलब क्या हो गया, असंतोष फैल गया, ठीक है। तो पहला प्लान तो इसका भाई फ्लॉप हो गया, काफी दूरदर्शिता के हिसाब से लाया था, चलो इससे साम्राज्य को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पहली गलती इसने की कर दी, क्या गलती की, तो दोआब के क्षेत्र में इसने क्या किया, कर वृद्धि किया, ठीक है। अब आते दूसरा देखेंगे, दूसरा इसने क्या किया। तो दूसरा इसने क्या किया था, इसने अपना राजधानी परिवर्तन किया। मतलब दिल्ली जो कि मतलब वर्षों से बसी बसाई हुई राजधानी थी, आज से नहीं बहुत पहले से, ठीक है, वहां से यह राजधानी उठाकर कहाँ ले गया, 700 मील दूरी, लगभग 1 किलोमीटर से भी आगे ले गया, देवगिरी ले गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था। ध्यान में रखना, देवगिरी था, उसका नाम बदल कर इसने क्या रखा, दौलताबाद रख दिया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये ध्यान में रखना, ये आगे चल के कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी के नाम बदलकर कुताबाबाद रखा था, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को कहाँ ले गया, देवगिरी ले गया, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। अब देखो, राजधानी परिवर्तन का बहुत सारे कारण निकल के आते से क्यों इसने राजधानी परिवर्तन किया। तो ध्यान में रखना, सबसे पहला कारण जो था, देवगिरी जो था साम्राज्य के सेंटर में था। मतलब मान लो ये पूरा अगर साम्राज्य है तो देवगिरी यहाँ पे है, यहाँ पे सभी जगह से कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए पहला कारण ये बताते हैं लोग, सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जो सामरिक महत्व का होने के साथ राज्य के केंद्र में स्थित हो, जहां से सभी जगह पे नियंत्रण किया जा सकते। बर्ली लिखता है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। और भी कारण है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे। मतलब इब्न बतूता कुछ अलग लिखता है, मतलब दिल्ली के लोग जो थे इस सुल्तान से इतना वो परेशान हो चुका था, इसको दिन भर ना बहुत सारे पत्र आते थे अननोन लोगों का, उसमें बहुत सारा गाली होता था, ठीक है। मतलब भर भर के गाली इसको मिलता था, जिस वजह से ये परेशान हो गया था और इसने मतलब सोचा कि इसे हम दिल्ली छोड़ ही देते हैं, ठीक है।
मतलब दिल्ली छोड़ देते हैं। दिल्ली छोड़ेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, राजधानी अगर दिल्ली से चला जाएगा तो वहां के प्रजा को तो सजा ही मिलेगा ना। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझो इसको। जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है, ठीक है, और आपका कोई गांव है और वहां पे रेलवे लाइन वहां से गुजरने वाली है, ठीक है, गांव के आसपास से। तो सोचो उसका जगह का इंपॉर्टेंट कितना बढ़ जाएगा, नहीं? और सडन कुछ ऐसा प्लान होता है नहीं, अब रेलवे लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, तो फिर कितना नुकसान होगा वहां के लोगों को। तो उसने भी सोचा से अगर दिल्ली के लोगों को सजा देना है तो ऐसे राजधानी ही परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिल्ली के लोगों को सजा मिले, ठीक है। इसलिए उसने सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़कर दूर देवगिरी को प्रस्थान करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मंगोल आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा। मंगोल आक्रमण जो थे दिल्ली पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे बार बार। अब देखो दिल्ली पे आक्रमण करना क्या था, काफी अधिक आसान होता है। अब बोलोगे कैसे? जैसे कि आप देखोगे, नॉर्थ NWA वाला पश्चिमी सीमांत वाला जो इलाका जो है, अगर उधर से अगर आक्रमण होता है, ईरान की तरफ से अगर आक्रमण होगा, तो अब से मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो तो ईरान है, मैप रहता तो अच्छा समझाता। यहाँ से अगर आक्रमण होता है तो ये NWA नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो इलाका जो है, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा है ये वर्तमान में। ईरान बॉर्डर से टच होता है, यहाँ से ये आता था और आराम से पंजाब में प्रवेश कर जाता था। पंजाब में मतलब कोई भी खुला जगह नहीं था, मतलब वहां पे कोई ऐसा बैरिकेड नहीं था जहां पे इसको रोका जाए यहाँ के सेना को। ये पूरा पंजाब पूरा खुला पड़ता था और वहां से आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर जाता था, ठीक है। सेना सबसे पहले रुकती थी कहाँ पे, पानीपत के आसपास, मतलब हरियाणा बॉर्डर के आसपास रुकती थी, ठीक है। हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली जो था काफी अधिक पास पड़ता था। तो यहाँ से आर्मी निकलती थी, आक्रमणकारी जनरली इसी रूट का फॉलो करते थे, ईरान वाला रूट से, और आराम से मतलब क्या होते थे, दिल्ली पहुंच जाते थे, ठीक है। पूरा ओपन प्लेस मिलता था, मैदानी भाग था, आसानी से मिल जाता था, दिल्ली में प्रवेश कर जाते थे, ठीक है। लेकिन वही अगर देवगिरी अगर राजधानी को बना दिया जाएगा तो यहाँ पे आक्रमण होने का बहुत ही कम चांसेस थे, ठीक है। तो गार्डन ब्राउन का मत है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया गया, किंतु इस तर्क को भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजगद्दी प्राप्त करने के समय तक मंगोलों के आक्रमण जो था पूरी तरीके से मतलब लगभग समाप्त हो चुका था। तो दूसरा योजना इसका फ्लॉप रहा राजधानी परिवर्तन, क्योंकि कुछ समय के बाद इनको पूरी तरीके से वहां पर राजधानी को फिर से दिल्ली में ही लेकर आना पड़ा, क्योंकि वहां पे पानी की समस्या थी, सूखों की समस्या थी, और बहुत सारे लोग जो थे रास्ते में ही उनका क्या हो गया, मौत हो गया, ठीक है। अब देखिए योजना की असफलता के कारण क्या थे। सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना गलत थी, किंतु उसने इस योजना को सही तरीके से व्यवहारिक रूप दिया। वांछनीय तथा अबौधिक था। उसने सारी जनता को एक साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग के घर में भी देखिएगा, किसी की बाहर नौकरी लगती है तो क्या करता, पूरे परिवार को अपने साथ ले जाता है, कि क्या बोलता है, अच्छा, ठीक है हम जा रहे हैं, देखेंगे 1-2 महीना करके, देखते कैसा जगह है नहीं है, मुझे अगर अच्छा लगेगा तो तुम लोग को भी बुला लेंगे, यही बोलता है ना। कि ऐसा तो नहीं है नौकरी लगी तो चलो पूरा फैमिली ही पूरा मतलब सान बांट करके चलो, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती ये की, इसको राजधानी ले जाता है, ठीक है ले जाना चाहिए, तो दिक्कत नहीं था, लेकिन पूरे जनता को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। धीरे धीरे जनता क्या करती, शिफ्ट करती। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती क्या की, साथ पूरा कार को ही ले गया। सर्वप्रथम से दरबारी, पदाधिकारी, व्यापारी तथा दुकानदारों को ले जाना चाहिए था, ठीक है, न कि पूरे जनता को ले जाना चाहिए। तो पहली गलती यहाँ पे हो गई। सुल्तान को शायद ये आभास नहीं था कि लोग अपने पैतृक निवास को छोड़ने में कितना कष्ट अनुभव करेंगे। और मतलब मान लीजिए इतना बड़ा ट्रांसफर करवाया, दिल्ली तो कोई आज आज से तो नहीं थी, दिल्ली बसाया हुआ लगभग बहुत पहले से था, ठीक है। और वहां पे लोगों का पैतृक निवास था, ठीक है, और उनको साथ ले जाना ये बहुत बार उनके लिए दुखदाई था। दिल्ली वासी का मन वहां पे नहीं लगा, दौलताबाद में वहां का मौसम थोड़ा रूखा था, ठीक है, और लोग जो थे दिल्ली वापस जाने के लिए फिर से वातुर हो गए। दौलताबाद से दिल्ली पर मंगोलों या अन्य विदेशी आक्रमणों को रोकना संभव नहीं था, इसलिए उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और 1335 में राजधानी पुनः मतलब क्या कर दिया, दिल्ली वापस कर दिया। तो 1335 में राजधानी फिर से मतलब क्या किया, दिल्ली ही लेकर आ गया, ठीक है। एक चीज इसमें और भी दिया गया, दौलताबाद में पानी की बहुत अधिक समस्या थी, ठीक है, सूखा का समस्या था, पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी, इस वजह से भी दिल्ली दौलताबाद राजधानी बनाना संभव नहीं था। इसने तीसरी गलती की या फिर सही किया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन देखो ये इसका बहुत ही दूरदर्शी प्लान था, योजना था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का चलन,
आप देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना। इस राज्य में जो सिक्का जो चलती थी, तांबे का या फिर कांस्य का सिक्का चलती थी, ठीक है। इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा लेकर आया। माइक बंद कीजिए। अभी जो आपके पास जो जेबी पैकेट में 500 का नोट होगा या फिर 100 रुपया का नोट होगा, क्या हो, सांकेतिक मुद्रा ही है। अभी किसी भी देश में जो मुद्रा जो यूज होता है, 1,000, 2,000, 5,000 का जो भी नोट है, वो सबके साथ सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा का वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। इसका मूल्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मोदी जी अगर रात में आके बोल दे से आज से 500 रुपया का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, सडन ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है इस पैसा का। इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। लेकिन इसी के जगह पर अगर भारत में अगर मान लीजिए कोई मुद्रा चलता जो कि सोना का होता, तो इस ये वैल्यू हो गया, ठीक है। कोई भी सरकार आ जाए या फिर कुछ भी कर दे, नोट बंद कर दे, इसका वैल्यू कभी गिरने वाला नहीं है। कैसे गिरेगा, क्योंकि सोना का है, ठीक है। कागज का मुद्रा तो नहीं है। लेकिन सरकार अगर आज कह दे से आज से मतलब 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये सांकेतिक मुद्रा है, मतलब सरकार के समर्थन से वो मुद्रा चल रहा है, ठीक है। किसी दूसरे देश में चले जाओगे, उस मुद्रा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसका कोई समर्थन नहीं है वहां का सरकार के। लेकिन सोना का सिक्का भारत में जो वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू आपको पाकिस्तान में मिलेगा, वही वैल्यू आपको जापान में मिलेगा, वही वैल्यू आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, चीन में, सब जगह पे समान वैल्यू मिलेगा। तो इसने देखा से राज जो होता है, पैसे वगैरह तांबे कांस्य के रूप में प्रतिवर्ष नहीं जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसके जगह पे सांकेतिक मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे। और ये चीजें ऑलरेडी चीन में चल रही थी, सॉरी चीन में नहीं, मंगोलिया में चल रही थी। मंगोलिया का उस शासक का नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली में, शायद कुबलाई खान था आई थिंक नाम। वहां पे उसने वो चला रखे थे, तो वहीं से इसको प्रेरणा मिली, हम अपने यहाँ भी क्या करेंगे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के प्रारंभ में मुद्रा में कई सुधार किए, किंतु उसका सबसे साहसिक कार्य यह था तांबे या कांसे का सिक्का का चलाना। उसने ये आदेश दिया कि क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने तथा चांदी के मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए, ठीक है। मतलब ये सोना और चांदी के मुद्रा को किससे रिप्लेस कर दिया, तांबे या कांसे के सिक्का से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए सोना का मुद्रा अगर 1 रुपया का है, तो उसी के बराबर से तांबे या कांसे की भी मुद्रा को 1 रुपया के बारे में कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्दी अल्लाह, मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, जैसे वाक्य को अंकित करवाया। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा को जारी करने का कारण क्या था, क्योंकि राज्य से बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी निकल जाता था, जो कि दिक्कत की बात थी। सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय से अधिक बढ़ाना चाहता था, जिससे वो विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। सुल्तान का नए प्रयोग करने में रुचि थी तथा उस समय परिस्थितियां भी इसके अनुकूल थी। आप देखो जनता जो थे ना, इससे भी ज्यादा चालाक था। इसने मतलब क्या किया, राज्य में जब सोना और चांदी के सारे सिक्के को वापस लेकर उसके जगह पे कांस्य और तांबा के सिक्के चलवाए, तो जनता जो थी इनसे 2 कदम आगे थी। इसने घर में ही टकसाल खोल दिया जनता ने, ठीक है। मतलब सब अपने अपने घर में सिक्का ढालने का मतलब क्या किया, एक नया मशीन डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में पायरेसी सिक्का जो था, मतलब नकली सिक्का, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। जिससे वजह से सामान का मूल्य क्या हो गया, काफी अधिक बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास संसाधन अगर 10 रुपया के है, अगर उसके बदले में करेंसी अगर 20 रुपया का अगर छाप दिया जाए, तो सामान का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, जिसके वजह से पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई। सुल्तान की योजना उचित थी, किंतु वो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का नियंत्रण न रख सका। सुल्तान सिक्कों की ढलाई को न रोक सका, मतलब लोग अपने अपने घर में ही मतलब क्या किए, उन्होंने अपने अपने क्या कर रखे थे, तो उन्होंने खुद ही मतलब अपना एक सिक्का ढालने का मशीन लगा रखे थे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की थी ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता, तो इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं था, ठीक है। मतलब अगर रहता से अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के कार्य करेगा, तो उसको बहुत ही कठोर सजा मिलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इसलिए भी चीजें ठीक नहीं रही। सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर आदि का चिन्ह नहीं था। अब जाहिर सी बात है, सिक्का पे कोई सरकारी चिन्ह नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा से कौन सा लोग घर में सिक्के ढाल रहे हैं या फिर सरकार के द्वारा निकाला गया है। इसलिए लोग आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों के साथ चलाने लगे। एडवर्ड थॉमस ने लिखा है, सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी जिसे राजकीय टकसाल के सिक्कों तथा साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों में पहचान हो सके। मतलब ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं रखा था कि कौन सा सिक्का राजकीय टकसाल में बना है, मिंट जिसको बोलते हैं सिक्का ढालने का, और कौन सा निजी लोगों के द्वारा ढाला गया, मतलब सारा मिक्स हो गया, ठीक है।
सिक्कों का अंतर मालूम मालूम किया जा सके तो अनेक जाली टकसाल बनने लगा और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। समय की परिस्थितियों को समझना, सुल्तान की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो अपने समय की परिस्थितियों को न समझ सका, नहीं अपने सांकेतिक मुद्दा में जनता का विश्वास पैदा कर सका। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी। अब एक कहानी और भी सुनाता। जब सुल्तान को पता चला से यार ये तो बड़ा गलती हो गया, तो जब इसने सिक्के को फिर से वापस बुलाया से, ठीक है सारे सारे आज से आपका ना ये चांदी और क्या नाम है इसका, तांबे और कांसे का सिक्के नहीं चलेंगे, फिर से सोना चांदी का ही सिक्के चलेंगे। तो सारे आप सिक्के को वापस करो। जब सिक्का को बुलाया गया, वो वापस जब लिया गया, जैसे सरकार ने नोट वापस लिया था तो 1,000 का नोट, जो नोटबंदी हुई थी 1,500 का नोट, तो वो वापस लिया गया था। जितने सिक्के, ठीक है, राज्य के द्वारा जारी किए गए थे, उसे 3 गुना सिक्का मतलब क्या हुआ, अधिक, मतलब 3 गुना अधिक सिक्के मतलब क्या हुए, टकसाल में फिर से जमा हुआ। मतलब इतना ज्यादा नकली मतलब सिक्के मतलब आ चुके थे मार्केट। इस तरीके से पूरा अर्थव्यवस्था ही मतलब क्या हो गया, खराब हो गया। तीसरा गलती। अब आता है चौथा गलती, ठीक है। अब देखो, खुरासान पे आक्रमण इसको करना था, ठीक है। खुरासान ध्यान में रखना है, यहाँ पे आक्रमण करना था। तो खुरासान पे आक्रमण करने के लिए इसने क्या किया, ये मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में था, ठीक है। मध्य एशिया में की राजनीतिक परिवर्तन आ जाने के कारण खुरासान पे आक्रमण करने की बात कही गई थी। तो इसने एक बहुत बड़ा सेना तैयार किया, ठीक है, खुरासान पे आक्रमण के लिए। जो सेना 3,70,000 की सेना थी, 3.5 लाख आप मान लो। अब सबको मतलब 2-2 साल का ना, सॉरी 2-2 साल का, 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, एडवांस सैलरी दे दिया, ताकि ताकि सेना जो है बहुत आसानी से मतलब लड़ सके, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। सुल्तान का खुरासान अभियान तरमाशिन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था, ठीक है। ये तरमाशिन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। यह त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक और साथ में तरमाशरीन तथा मिस्र के सुल्तान के बीच में और संधि हुआ था, ठीक है। खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। तो खुरासान का सुल्तान अबू जो था, वहां का शासक था, उसके खिलाफ क्या नाम है, तुगलक ने संधि की किसके साथ, तो ध्यान में रखना, मिस्र के सुल्तान के साथ और तर्माशरीन के साथ संधि कर ली, ठीक है। बर्नी के अनुसार इस अभियान के लिए एक बड़ी सेना, जो कि 3,70,000 की सेना थी, खड़ी की गई है। सैनिकों को पूरे 1 वर्ष का, ठीक है, वेतन भी दे दिया गया। कालांतर में मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान को खुरासान अभियान टालना पड़ा, परंतु सुल्तान अपनी इस योजना में भी असफल हो गया, ठीक है। ये चीजें, खुरासान अभियान में उसका फॉलो फ्लॉप हो गया। इतनी बड़ी सेना तैयार की, 1-1 साल का सैलरी दिया, लेकिन मध्य एशिया में स्टेबिलिटी आ गया, जिसके वजह से अन्य शासकों ने बैकअप कर लिया, मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से ये अभियान क्या हो गया, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एक अभियान और भी किया था, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये आपको आपका पड़ता है इधर, ठीक है, क्या बोलते हैं इधर, चीन से सटा हुआ क्षेत्र है, आई थिंक उत्तराखंड की तरफ था, जिसको कराचिल अभियान कहते हैं, ठीक है। तो सुल्तान की अगली विषय योजना कराचिल सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था, उत्तराखंड की तरफ था इधर ये। किंतु सर ये इसका भी विनाशकारी अंत हुआ प्रारंभिक विजय के बाद। क्या? हिमाचल प्रदेश थे। हेलो? हिमाचल हिमाचल प्रदेश या तो प्रदेश में। उत्तराखंड होगा, चीन के साथ सीमा बनाती थी। हाँ ठीक है, इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है, काफी अधिक ठंड वाला इलाका होता है, एक बड़ा सेना को भेज दिया जाता, तो ज्यादातर सेना, लगभग 80 से 90% सेना जो था, ठंड की वजह से ही मतलब क्या होगा, उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद जो कुछ सेना बचा हुआ भी था, जो कारिचल का जो सैनिक अभियान था, तो ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से या फिर पत्थर से उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। मात्र 3 सैनिक बचा था, ठीक है। मतलब इतनी अधिक मतलब यहाँ पे मृत्यु हुई थी कराचिल अभियान में, तो मात्र 3 सैनिक ही वापस मतलब, ध्यान में रखना, ठीक है। रहने की बात की तो इबन बगुटाना, बर्नी बोलता है, सिर्फ 10 सैनिक वापस आ पाया, मतलब जितना गया था सारे के सारे बारे गए थे ठंड की वजह से, और इसकी ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के इनकी हत्या की गई थी, ठीक है। तो कारिचल अभियान भी पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। दोनों अभियानों का सफलता के कारण क्या था, तो सुल्तान का विश्व विजेता बन सकता है, लेकिन अभियान के पूर्व परिस्थितियां का गलत आकलन इन अभियानों को असफल होने के कारण बना। पहला देखोगे, अभियानों के पूर्व भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बरती गई, क्योंकि इसकी सेना जो थी ठंड वाले इलाकों में लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। ध्यान में रखना, समतल वाला जो सेना जो था, ध्यान, अमेरिकी सेना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, गोरिल्ला वारफेयर में बिल्कुल भी ट्रेन नहीं होता, हाई माउंटेन पे वो सेना नहीं लड़ सकती है।
इसी वजह से देखोगे से हमेशा गोरिल्ला वारफेयर जहां भी हुआ अमेरिकी सेना हारी है, चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे वियतनाम में हो। ठीक है, हर जगह पे सेना हारी है। ठीक है, तो इनको मतलब गोरिल्ला वारफेयर में नहीं आता है लड़ने, या फिर ये केवल ये प्लेन जगह पे ही लड़ सकती है। वही इनके साथ भी दिक्कत है। कारगिल वाला जो क्षेत्र जो था बहुत ही दुर्गम इलाका था, पहाड़ था, ठंड था, तो वहां पे ये पूरी तरीके से एक बड़ी सेना को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि हिमालय और हिंदुकुश की पहाड़ी के मार्गों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना एक कठिन कार्य था। और उस सेना के भोजन एवं ऐसे दूरस्थ देश में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। अब यहाँ पे देखोगे इन असफल अभियानों के संदर्भ में बार्नी लिखता है कि वे देश प्राप्त न किए जा सके जिनका मोह सुल्तान को था, और शका कोश राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था, वे कर दिया गया। ठीक है, सुल्तान के सामने एल्फिस्टन का मत व्यक्त था मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन के कुछ अंश था। एल्फिस्टन लिखता है से इसमें पागलपन के कुछ अंत था। आगे चल के एक स्टेटमेंट और भी है से सुल्तान को प्रजा से या प्रजा को सुल्तान से अंततः मुक्ति मिली। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एल्फिस्टन का स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, इसको रक्त पिचासु, पागल, सब कुछ कहा गया है। ठीक है, और ये क्या नाम है इसका, बर्नी लिखता है वे देश प्राप्त न किए जा सके जिनका मोह सुल्तान को था, और शका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था वे कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो जो भी कोष जो था, जो पैसे जो थे, इन मोह में पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कार्य के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि कुछ अच्छे कार्य भी इसने किए थे। तो संकट के समय कृषकों को सहायता प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने केंद्र में दीवाने को ही की स्थापना करवाई थी। दीवाने को ही क्या था, तो ध्यान रखना, एक कृषि विभाग था। कृषि विभाग था, उसने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए, अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण, ठीक है, तकावी प्रदान किए। तकावी ऋण क्या होता था, ध्यान में, केसीसी कार्ड है आप लोग के पास? देख रहे हैं, तकावी ऋण का तुलना आप केसीसी कार्ड से कर सकते हो। मतलब खेती बाड़ी करने के लिए आपको पहले ही आपको पैसे दे दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए खेती करने में अगर 500 रुपया का खर्चा, तो 500 रुपया आपको पहले मिल जाते थे, जिसमें से आप उपकरण खरीद सकते हैं। ठीक है, बीज खरीद सकते हैं, सारा कुछ कीजिए, फिर खेती होता था, फिर पैसे मतलब क्या कीजिए, राज्य को चुका दीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते थे तकावी ऋण। तकावी ऋण आगे चल के मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में भी शुरू किया था। यहाँ पे अलाउद्दीन, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी ऋण की भी प्रथा शुरू की थी, जो कि बढ़िया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए बीज एवं हल खरीदने के लिए कृषि ऋण, ठीक है, सौंदर्य भी दिया था, ध्यान में रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के आवासी खलीफा से स्वीकृति प्राप्त किया तथा कुब्बा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया। उस तथा जकात कुछ और कुछ ने शेष कर समाप्त कर दिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे ना, तो उसको समाप्त कर दिए थे, लेकिन उसर एवं जकात को लिए जाते थे। अब आते हैं इनके थोड़ा पर्सनल लाइफ के ऊपर आते हैं। तो सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, और धार्मिक दृष्टि से भी मतलब सही सुनता एवं उदार था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भेद बहुत अधिक ये नहीं करता था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया, इसका सम्मान करता था। ये जैन विद्वान थे जिनका नाम क्या था, जीन प्रभु सूरी और राजशेखर। ठीक है, इनका वो काफी सम्मान करता था। दिल्ली के सल्तनत के सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसे हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट किया। ये प्रश्न पूछता, होली में भाग लिया था, ध्यान में रखना। ये पूछता है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसने होली के त्योहारों में भाग लिया था, तो क्या बताएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। ठीक है, इसमें से 22, कुछ सूरतों में 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, इसका देहांत हो जाता है 1351 ठट्ठा नामक स्थान पे। 1351 में एक विद्रोह का दबाने हेतु ठट्ठा, जो कि सिंध में पड़ता है, जाते समय सुल्तान बीमार पड़ गया। अंततः मार्च 1351 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, सुल्तान की मृत्यु पे टिप्पणी करते हुए बदायूं क्या लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, जो कि बीपीएससी ने पूछा भी है, इसको भी दे। इल्फिस्टन लिखता है ऐसे सुल्तान में पागलपन के कुछ अंश थे। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये उसके कुछ उसके समय का राज्य का नक्शा है जो आप देख सकते हो। अब
चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास है। इतिहासकारों के एक बार का मानना है कि वो बड़ा धर्मपरायण था, जबकि दूसरी ओर उसे निर्दयी, रक्त पिपासु तथा धर्मभ्रष्ट भी कहा गया है। ठीक है, शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक पूर्णतः असफल रहा। जिस समय वो गद्दी पे बैठा उस समय उसके साम्राज्य का लगभग समस्त उत्तर तथा दक्षिण भारत सम्मिलित था, किंतु उसने अपने को दिल्ली तक ही समेटे रखा, क्योंकि इसके समय किसी भी राज्य का एक्सटेंशन नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने उसे भाग्यहीन, आदर्शवादी कहा है। ठीक है, इस दृष्टि से उसे महान व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भाग्यहीन इसलिए कहते थे क्योंकि कोई भी काम शुरू करने जाता था तो भाग्य क्या था, उसको सपोर्ट नहीं करता था। ये भी कहते हैं से मतलब प्रजा का भी समर्थन उसे नहीं मिला। ठीक है, प्रजा भी जो थे उनको हमेशा तंग ही करती रहेगी, जैसे सिक्का वगैरह देख लो, या फिर दुआब के छठ में कर वृद्धि कर लो, या फिर राजधानी परिवर्तन किया तो वहां पे भी लोगों का विद्रोह हो गया, so भाई साहब हमको कहाँ जाना है, दिल्ली वापस जाना है, ये सारी चीजें थी। अब इसका कोई बेटा वगैरह तो था नहीं। ठीक है, ऐसा तो कोई जानकारी मिलती नहीं, मे भी कहीं हो भी, लेकिन इसका जो भाई शासक बना, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसका कजन था, चचेरा भाई था, उसको शासक बनाया गया। और ये बहुत लंबे समय तक शासन किया, लगभग 1388 तक शासन किया, 1351 से लेकर 1388 तक। कहते हैं इसे फिरोज शाह तुगलक को किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था में कुछ यकीन नहीं था, वो शासक बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा उनको बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के मृत्यु के पश्चात 1351 में उसका चचेरा भाई कजन था फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। फिरोज की माता के राजपूत सरदार की पुत्री थी। ध्यान में रखना, बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, यह भी आप ध्यान में रखना। मृत्यु कहाँ पे हुई थी तुगलक की, एमबीटी की मृत्यु कहाँ पे, ठट्ठा में हुई थी। राजधानी से दूर ठट्ठा के निकट सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद अमीरों, मलिकों और उलेमाओं आदि ने फिरोज को एक मत से सुल्तान घोषित किया। फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार कहाँ पे हुआ, ठट्ठा में, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक का, बाद में जाकर उसका दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय बहुत अधिक सुधार भी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। रिक्त राजकोष की पूर्ति, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति तथा जनता की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए फिरोज तुगलक ने राजस्व एवं ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किए। किसानों द्वारा अकाल के समय पूर्व सुल्तान से ऋण लिए गए थे। ठीक है, फिरोज ने वे ऋण माफ कर दिए, मतलब अकाल आ गया, ऋण लिया खेती करने के लिए, लेकिन अकाल आ गया तो ऋण को माफ कर दिया गया। पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दिया। किसानों के कर भार को हल्का करने के लिए उसने सूबेदारों द्वारा दी जाने वाली भेंट की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब इनके समय कर व्यवस्था था, कैसा था उसको हम लोग देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को सही किया, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, लगान ही था। ध्यान में रखना, आय का मुख्य स्रोत अन्य भी था, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत जो था लगान था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का प्रमाणिक विवरण तैयार करने में ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया। उसने लगान की आमदनी को 6 करोड़ 78 लाख टाका निर्धारित किया। भू राजस्व की दर को 1/3 से 1/5 कर दिया, मतलब 1/3 था, उसे कम करके मतलब क्या कर दिया, 1/5 कर दिया, मतलब 20% के आसपास कर दिया, मतलब इसने बहुत अधिक कम कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना परसेंट चला गया था, 50% चला गया था। जनरली जगह पे आपको कितना मिलेगा, तो जनरली जगह पे 1/3 मिलेगा, अप्रोक्स 35% मिलेगा, लेकिन इसने मात्र 1/5 रखा, मात्र इसने 20% रखा। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, सल्तनत सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान जो थे उन सब में आप देखोगे तो लगान की दर जो थी, यहीं पे आपको सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखना, इसने कुछ काम भी किए थे, जो कि जजिया लगाया। ठीक है, इसने क्या किया, ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। अभी तक जो धार्मिक कर था, जो कि मतलब हिंदुओं से लिया जाता था, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया नहीं होता था, लेकिन प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगाया, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी टैक्सेस थी, एक दो प्रकार की टैक्स नहीं थी, 24 प्रकार के टैक्सेस थी। ठीक है, सबको समाप्त कर दिया। ठीक है, सारे टैक्सेस को समाप्त कर दिया, जिनमें घराई और चराई भी थी। घराई और चराई को किसने शुरू किया था, कल बताया था ना मैं। घराई जो था, अलाउद्दीन जो कि घरों के ऊपर अलाउद्दीन लगता था, खिलजी। और चराई जो थे किस पे लगता था, मवेशी के ऊपर लगता था, फिर दुधारू मवेशी, हाँ। पशु के ऊपर लिखता था। किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी। ठीक है, तो इन दोनों कर को भी समाप्त कर दिया इसने। ठीक है, और इसने केवल 4 टैक्सेस रखे। ठीक है, 24 प्रकार के टैक्सेस को समाप्त करके 4 रखे थे। ठीक है, जिनकी अनुमति शरीयत में दी गई थी। शरीयत क्या था, शरीयत जो होता है इस्लामी कानून की किताब को शरीयत बोलते हैं। ठीक है, ये 4 कौन कौन थे, खराज थे। खराज किसके ऊपर टैक्स लगता था,
भूमि कर था, ठीक है। जजिया और जकात जो थे धार्मिक कर थे, ध्यान में रखना। ये खराज तो सबको देना है, ठीक है। जजिया कौन देगा? तो जजिया हिंदू लोग देंगे जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। जकात कौन देंगे? तो जकात मुस्लिम लोग देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, जकात बहुत कम होता था, जजिया बहुत ज्यादा होता था। और खुम्स क्या होता था? युद्ध संबंधी थी, जो लूटपाट का जो धन जो था उसको खुम्स कहते थे, ठीक है। तो चार प्रकार को टैक्स इसने रखा है, एक खराज को रखा, जजिया को रखा, जकात को रखा और खुम्स को रखा, ठीक है। इसने एक नया टैक्स लगा दिया कि इसको कैनाल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कैनाल समझते नहीं क्या होता है? नहरों का निर्माण करने वाला। इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया। तो नहर का जो इसने बहुत सारा निर्माण करवाया, तो नहर के निर्माण में खर्च आती थी। तो बोला ठीक है, जिसको नहर का पानी से अगर खेती करना है तो उसके ऊपर आपको एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम रखा गया हक ए सब्र, ठीक है। यह 10% होता था। 10% होता था। नहर का पानी अगर कोई खेती के लिए यूज करता था, उनको एक हाँ के सर्व नामक टैक्स देना पड़ता था, जो कि मतलब कितना था? 10% था। इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को भी सुदृढ़ किया। उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण किया, ठीक है। निर्माण किया दिल्ली एवं आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में करवाया, जिसने लगभग 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया। कुएं एवं जलाशयों के निर्माण के लिए अन्य भागों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में, ठीक है, उल्लू खानी तथा रजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध नहर है, ठीक है। उल्लू खानी, रजवाही, तो टोटल आप देखोगे तो लगभग इसने जो थे काफी नहरों के निर्माण करवाए। 11 नहरों का निर्माण करवाया। नहर का पानी यूज करने पे टैक्स भी लगाया 10%, जिसको हक ए सब्र कहते हैं, ठीक है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि में राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई। अफीफ लिखता है सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल लोगों ने अकाल नहीं देखा, ठीक है। मतलब इसके समय किसी भी प्रकार का अकाल नहीं आया, लगभग 40 वर्षों के शासन में, ठीक है। एक पहला ऐसा सुल्तान था जो घूसखोरी को बढ़ावा दिया, ठीक है। मतलब अपने लोगों को बोला, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनको बोला घूस लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ। लेकिन बेरोजगारों के लिए भी इसने मतलब क्या किए थे, एक अपना ऑफिस खुलवाया था। जो लोग बेरोजगार होते हैं तो वहां पे जाकर आसानी से काम खोज सकते थे, और उनके क्षमता के अनुसार से आसानी से काम भी मिल जाता था। तो बहुत सारे अच्छे काम भी किए, कुछ अजीबो गरीबो भी काम किए, जैसे किसी कोई मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा शासक हो जो खुद लोगों को बोले तुम घूस लो, ठीक है, तो एक बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें इसने किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आय वृद्धि के लिए नीति बनाई, जिसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, ठीक है। जैसे राज्य को 1,80,000 टाका प्रति वर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हुई थी। इसने नहर ही नहीं खुदवाया, इसने फलों के बाग भी लगाए, ठीक है। राज परिवार के उपयोग किए जाने वाले आवश्यक वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई, जो राज्य द्वारा संचालित होते थे। मतलब जो लग्जरियस मतलब जो चीजें जो थी, जो उपयोग में आती थी, उसके लिए इसने बोले से बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। इसने खुद ही मतलब कारखाना लगा दिया 36, जो कि मतलब स्टेट स्पॉन्सर था, जो कि राज्य के द्वारा चलाया जाता था। अब आता है फिरोज शाह तुगलक का सैनिक अभियान। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण का था, ठीक है। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, ठीक है। जैसे अभी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अमीरों को बोला था साइड रहो, उलेमाओं को बोला था साइड रहो, ठीक है। सेना के लोगों को बोला था भाई साहब तुम्हारे बाप का वो नहीं है, ऐसे तुम्हारे पिताजी सेना में थे तो तुम्हें भी नौकरी मिल जाए, जो काबिल होगा उसी को नौकरी मिलेगा सेना में, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग जो थे सबको प्लस आप जाइए, आपका काम समाप्त हो गया। इसने इसने क्या किया? तुष्टीकरण की नेता की तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसने सबको प्रसन्न करने का प्रयास किया। अमीरों की जो भूमि जो थी उनको वापस कर दिया, ठीक है। मिल्कियत की भूमि को वापस कर दिया। उलेमाओं का बात इसने मानना शुरू कर दिया, ठीक है। सेना में जिनके पिताजी सेना में थे, इसको भी मतलब वंशागत बना दिया। तो इस तरह से तुष्टीकरण की नीति इसने रखी। उसने ये निश्चित किया कि वो अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेशों पर बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिस पर नियंत्रण केंद्र में आसानी से किया जा सके। अपने उससे दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। मतलब इसने कहते हैं ना, इसने मनमर्जी ढंग से इसने शासन किया। इसने बोला से देखो, हम उसी स्थान पर रूल करेंगे जहां से आसानी से, ठीक है, सत्ता को स्थापित किया जा सके। मतलब मार काट करना, युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। वो दक्कन का क्षेत्र जो कि काफी दूर पड़ता है, फिर साउथ इंडिया काफी दूर पड़ता है, वहां पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। वहां पे बार बार विद्रोह होते रहता है। तो इसने किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं किया, अपने राज्य को मतलब क्या किया? सीमित कर लिया। फिरोज शाह के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया, जाहिर सी बात है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पे 2 बार अभियान किए, किंतु दोनों बार क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर, कहाँ पे पड़ता था? उड़ीसा में,
जाजनगर पड़ता था कहाँ पे, उड़ीसा में। वहां पे चढ़ाई की, वहां पर उसने मंदिर, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, वहां पे नष्ट कर दिया और काफी धन लूटा। किंतु उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। पता है ना, इसने मतलब इसने सिंपल सा ही बोला था, भाई साहब जहां शासन करना आसान होगा वहीं पे मैं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ज्वालामुखी का मंदिर है, ठीक, कांगड़ा में जाओगे ना, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी जी का मंदिर है, तो उसको वहां पे क्या किया था ना उसने, वहां पे उसने बुझाने का प्रयास किया था। हालांकि ज्वालामुखी का मंदिर में जो ज्वाला जो निकलना तो बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर भी इसने लूटपाट काफी की थी। 1365 में फिरोज शाह ने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सफल अभियान किया। इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर में अनेक संस्कृत रचनाएं पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त हुई, सबको नष्ट कर देता है, ठीक है। और वहां पे कहते हैं से वहां पे ज्वालामुखी मंदिर का जो वो था ना, कुछ लिंग शिवलिंग वगैरह था वहां पे, उसने क्या बोलते हैं उनको, मांस काटने वाला कसाई को मांस काटने के लिए दे दिया था। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान ठट्टा में हुआ, जहां 1362-64 में, कुछ स्रोतों में 65-67 के 2 वर्षों के अभियान के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है। मतलब इसके समय साम्राज्य जो था उसका पतन होते रहा, हाथ से निकलती रही, लेकिन इसने कुछ जोड़ने का काम नहीं किया। मतलब एक्सटेंशन इसके समय नहीं हुआ था जितना कि फिरोज शाह तुगलक, सॉरी क्या नाम है उसका, एमबीटी के समय में हुआ था। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। ध्यान रखा, किसानों पे लगे तकावी ऋणों को माफ कर दिया। तकावी ऋण कौन सी ऋण थी, जो कि खेती करने से पहले दी जाती थी, ठीक है, तो उसको माफ कर दिया, ध्यान में रखना। इसकी आत्मकथा किसमें लिखी गई है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही में। उसने कुछ विभागों की स्थापना की थी। दार उल सफा, ये राजकीय अस्पताल था, ठीक है, जिसको खैराती अस्पताल भी कहते थे, मुफ्त में इलाज होता था, जैसे अभी का हॉस्पिटल सब है ना, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में, दीवाने खैरात क्या था, गरीबों के लिए दान विभाग था, जिसकी विवाह वगैरह नहीं होती थी उनको वहां से पैसे मिलते थे शादी करने के लिए, खास करके विधवा महिलाओं के लिए काम करता था ये, ठीक है। लोक निर्माण का विभाग बनाया, जिसको पीडब्ल्यूडी अभी बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नवीन नगरों की स्थापना हेतु काम करता था, ठीक है। रोजगार ए दफ्तर बनाया, सॉरी दफ्तर ए रोजगार बनाया, जो कि बेरोजगारों के लिए थी। क्या काम करती थी, जो लोग बेरोजगार है वहां पे जाकर आसानी से काम मांग सकते थे। एक अनुवाद विभाग का भी इसने स्थापना की, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों एक दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से क्या करे, समझ सके, इसलिए अनुवाद विभाग। दासों के लिए एक अलग विभाग विभाग बना दिया, जो कि बोलते हैं दीवान ए बंदगान, ठीक है, क्योंकि इसके समय दासों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। कहते से इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 हो गई थी। दासों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि दासों का विद्रोह इसके समय होता है। तो ध्यान में रखना, पूछेगा दासों का विद्रोह किसके समय हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक के समय। दास लोग कौन थे, जिनको गुलाम बनाए गए थे, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि इनको मतलब निम्न कार्य कराए जाते थे, इनसे युद्ध में सैनिक सेवा लिया जाता था मुख्य रूप से, ठीक है। तो 1,80,000 दासों की संख्या हो गई थी। इनके देख रेख के लिए एक विभाग बना था जिनको बोलते थे दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सा नगर बसाया, जिससे फतेहाबाद अभी भी है, हिसार बसाया, फिरोजपुर बसाया, जौनपुर बसाया। अपने भाई के याद में जौनपुर बसाता है, इसका भाई था ना जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनके याद में जौनपुर शहर को बसाता है। साथ में फिरोजाबाद नगर बसाए गए, जो कि अभी भी है, ठीक है। अभी हमने बोला था आपको, से ध्यान में रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। लेकिन जब उसका जब टूट गया था, ठीक है, कुछ हिस्सा जो टूट गया था, तो उसको मरम्मत करने का काम जो था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। थोड़ा बहुत योगदान अलाउद्दीन खिलजी का भी है। तो ये एक शासक का योगदान नहीं, कई शासकों ने मिलकर मतलब थोड़ा बहुत योगदान अपना दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अद्धा एवं वीक याद कर लीजिए, एफएसटी का फिरोज शाह तुगलक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अद्धा एवं वीक जो था, आधे एवं चौथाई पित्तल में तांबा चांदी मिश्रित करके 2 सिक्के चलाए। तो ये आधा एवं बीक जो था, ये आधा जो था 50 पैसा था, 1/2 मान लीजिए। अब बीक जो था 25 पैसे था, 1/4 मान लीजिए, ठीक है। मतलब ये सिक्का ही था, लेकिन एक एक मतलब 1 रुपया का छोटा हिस्सा था, ठीक है। तो ये जो सिक्का जो था पित्तल का बनता था, ठीक है। इसमें चांदी और तांबे जो था, ठीक है, मिक्स होता था, ठीक है। तो पित्तल में तांबा चांदी मिक्स करके जो सिक्का बनाया गया, नाम क्या था, अद्धा एवं बीक था। अद्धा का मतलब क्या हो गया, 1/2, और बीक का मतलब क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो ये जो था लेन देन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। जिसमें मान लीजिए अभी क्या है, अभी आपके पास 500, अभी आप मान लीजिए किसे 200 रुपया है, तो 200 का आधा कितना, 100 रुपया भी तो चलता है, 100 का आधा कितना, 50 रुपया भी तो चलता है ना।
तो इससे लेन देन आसान हो जाता, जिससे छोटे छोटे सिक्के भी चलते थे। अब यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय खुम्स क्या था, खुम्स जो था लूट का धन था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला, तो भाई साहब मेरा 80% रहेगा, 20% सेना को जाएगा। मतलब 1/4 जो रहेगा सेना को जाएगा, 4/5 किसके पास रहेगा, तो 5 में से 4 हिस्सा राजा के पास, और 1/5, 5 में से 1 हिस्सा किसके पास जाएगा, सेना के पास जाएगा। मतलब 10 रुपया अगर कोई लूट के लाता है, ध्यान में रखना है, तो 8 रुपया जो था सुल्तान का होगा, 2 रुपया जो होगा सेना को होगा। लेकिन इसने दया की नीति अपनाई, इसने बोला था नहीं भाई, 80% भाग जो है जो लूट के लाया उसका होगा, अब 20% हिस्सा जो होगा वो केवल सुल्तान लेगी। ठीक है, जो पहले से चली आ रही थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बदल दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो था, ये आपके बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों का मेरठ एवं तोपरा से दिल्ली लेकर आया। ठीक है, तो मेरठ और तोपरा में जब ये 2 अभिलेख को देखता है, जो कि मतलब कई 100 मतलब कुंटल का रहा होगा, जिसको देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसको लगभग कहते हैं 40-50 हाथी से ढोवा कर इसको दिल्ली लेकर आता है, और फिरोज शाह कोटला में स्थापित कर देता है, फिरोजाबाद में स्थापित कर देता है, जो कि फिरोज शाह कोटला भी आप देखोगे तो क्रिकेट का मैदान है ना, वहीं पे इसका महल भी था। ठीक है, तो मेरठ एवं तोपरा से 2 स्तंभ लेकर कहाँ लगवाता है, तो दिल्ली में। ठीक है, टोपरा वाला स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कर दिया, मेरठ वाला स्तंभ को दिल्ली में जो कुचकर शिकार महल के सामने लगा दिया। ठीक है, आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 के, और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी में तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह थे, जो कि बिल्कुल ही मतलब क्या थे, अयोग्य थे। नसरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल देखोगे तो 1398-99, बहुत कम समय के लिए। समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पे आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नसरुद्दीन महमूद शाह, ध्यान में रखेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इसके समय में 1398 में किसका आक्रमण हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग उसको क्यों कहते थे, क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ा था। ठीक है, उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, बसी बसाई हुई दिल्ली को उजाड़ दिया पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से दिल्ली को मतलब क्या किया, तोड़ के रख दिया। ठीक है, महमूद शाह जो था वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। ठीक है, जब 1405 में जब तमीर की मृत्यु होती है, तब जाकर वो दिल्ली फिर से वापस आता है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। जाहिर सी बात है, सल्तनत का अगर सुल्तान ही कमजोर रहेगा, जो उसके अधीन जो प्रांत जो थे वो खुद को मतलब क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन करते हैं तो समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक माना जाता है। निरंकुश तो था लेकिन कल्याणकारी था, क्योंकि जनता के लिए बहुत सारे काम किए, नहरें खुदवाना, दीवाने बंदगान बनाना, दासों के लिए खैराती अस्पताल की व्यवस्था करवाना, बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाना, ये सारे अच्छे काम तो इसके द्वारा किए गए थे। ठीक है, जैसे मतलब क्या से भूमि का जो राजस्व का दर है उसको 20% कर दिया था। ठीक है, इन सारी चीजों को तो उसने करवाई थी। उसने आर्थिक सुधारों में राज्य की स्थिति मजबूत हुई, तथा कल्याणपरक कार्यों में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तुष्टिकरण की नीति से साम्राज्य का पतन अवश्य अवश्य भावी बना दिया। तुष्टिकरण की नीति था, उलेमाओं का प्रसन्न करने का प्रयास करता था, सेनाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता था। ठीक है, मतलब जो लोग जो कह रहा है उन सारे चीजों को मतलब क्या कहता था, मान लेता। ठीक है, उसको तुष्टिकरण बोलते हैं। एल्फिस्टन ने फिरोज को सुल्तान युग का अकबर कहा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हो। थोड़ा सा और भी है, करा ही देता हूँ। आप देखेंगे तुगलक वंश के पतन के कारण क्या थे, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर तुगलक वंश जो कि 94 वर्षों तक रहा, जितने भी राजवंशों ने दिल्ली पे शासन किया उसमें तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालीन रहा। हालांकि अपने अंतिम दिनों में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इस वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश के पतन के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था, तो मुहब्बर बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफलता के कारण राजस्व घट गया, काफी कम हो गया। सुल्तान ने अपनी इन योजनाओं की असफलता के कारण अमीरों एवं जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिए, जिससे अमीर एवं जनता सुल्तान के विरुद्ध बगावत की। उसके शासनकाल में विद्रोह हुए, जिसमें साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो उसमें दया भी थी, क्षमाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों का विशेष विश्वास प्राप्त हो गया।
किंतु सल्तनत की नींव आप देखोगे, किंतु सल्तनत की नींव कमजोर हो गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र, वंशानुगत पदों की घोषणा और दास प्रथा का प्रारंभ इन कार्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियां को प्रोत्साहन दिया। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सभी लोग विद्रोह ही कर रहे थे, तो इसने क्या किया, कुछ लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, जिसमें उलेमाओं था, अमीर लोग थे, ठीक है, जागीरदार थे, जिसकी वजह से मतलब सत्ता जो थी पूरी तरीके से मतलब क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने का योग्य साबित हुए, जिसमें अमीर एवं षड्यंत्र रचने वालों को अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सल्तनत की नींव छीन होती चली गई। केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। अमीरों के बढ़ते प्रभाव, षड्यंत्र एवं विलासितापूर्ण जीवन ने दरबार में गुटमंडी का पूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया, जिससे सल्तनत काल की सत्ता कमजोर हो गई। कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 में। इसका सामना दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाही नहीं कर पाया। अंततः तुगलक वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। और जब यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद जब आक्रमण करके जब रहेगा ना, तो अपने पीछे खिलजी खान को छोड़कर जाता है, ठीक है, क्योंकि खिलजी खान जो था, नसरुद्दीन महमूद का जब सॉरी नसरुद्दीन महमूद के समय जब दिल्ली पे तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तो खिलजी खान को काफी अधिक, खिलजी खान किसे सपोर्ट करता है? तो तैमूर लंग को सपोर्ट करता है। तो आगे चल के तैमूर लंग जो था दिल्ली की सत्ता, ठीक है, किसे देकर चला जाता है? खिलजी खान को देकर चला जाता है। वही खिलजी खान आगे चल के सैयद वंश की नींव रखेगा, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। हम लोग देखेंगे सैयद वंश, और होगा तो लोधी वंश भी देखेंगे, क्योंकि खिलजी खान का जो सैयद वंश जो था काफी छोटा है, ज्यादा नहीं है। तो हम लोग आगे सैयद और लोधी एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन